दोस्तों इस मूवी का नाम है सेरेनिटी जो साल 2019 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की स्टोरी में एक आइलैंड होता है जहां पर दिल नाम का एक आदमी फंस जाता है। वो ये जानने की कोशिश करता है कि वो इस जगह पर आया कैसे, क्योंकि यहाँ से वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। समझने के लिए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों कहानी शुरू होती है तो हम देखते हैं डिल को, जो इस कहानी का असल हीरो था। डिल के पास एक बोट है और उसे मछली पकड़ने का बहुत शौक है। वो प्लेमाउथ नाम की जगह पर रहता था। पैसा कमाने के लिए वो कुछ टूरिस्ट को अपने साथ मछली पकड़ने के लिए लेकर जाता था। डिल उनके लिए सिर्फ रोड सेट करता था, जबकि टूरिस्ट मछली खुद पकड़ते थे, जिससे उन्हें बहुत खुशी होती थी। इसके बदले में डिल को कुछ पैसे मिलते थे। आज भी डिल और उसके दो साथी, जिन्होंने मछली पकड़ने के लिए पैसे दिए थे, जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ और होता है। जब वहाँ पर मछली आती है तो डिल अपने क्लाइंट को राड़ देने से इनकार कर देता है। असल में डिल काफ़ी अरसे से एक ख़ास किस्म की मछली को पकड़ने में लगा हुआ था और आज उसे शायद वो मछली नज़र आ गई थी। रॉड के क्लाइंट उस पर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, मगर रॉड उन्हें चाकू दिखाकर खामोश कर देता है। मगर बदकिस्मती से वो इस मछली को पकड़ने में नाकाम हो जाता है। आज डिल को अपने क्लाइंट को पैसे भी वापस देने थे, मगर उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर ड्यूक उससे बहुत नाराज़ था, क्योंकि उसे अपनी पोती की यूनिवर्सिटी की फीस भरनी थी। मगर डिल उससे वादा करता है कि वो उसे पैसे दे देगा। इसके बाद डिल अपनी दोस्त डायना से मिलने के लिए जाता है, तो वो उसे कुछ पैसे देती है जब वो उसके साथ कुछ समय गुजारता है। डिल उससे उसके बेटे के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे भी मछलियां पकड़ने का बहुत शौक था। दरअसल डिल चाहता था कि वो उसे जाने दे और वो किसी ऐसी जगह पर काम करे जहां पर उसे अच्छे पैसे मिले। के बाद डिल एक बार में जाता है और बारटेंडर से बात करने के बाद उसे ये मालूम होता है कि यहाँ के लोगों को एक दूसरे के बारे में छोटी से छोटी बात भी मालूम होती है। ऐसा क्यों है, ये सब हम बाद में जानेंगे। बारटेंडर उसे कहता है कि तुमने 4 बार मछली पकड़ने की कोशिश की है, तुम्हें उसे कुछ नाम देना चाहिए। तो डिल कहता है कि उसका नाम जस्टिस है। रात में डिल ड्यूल को पैसे देने के लिए गया और उसे बताता है कि कल हम दोबारा समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाएंगे। ड्यूक उससे पूछता है कि हम कितने क्लाइंट जाएंगे, तो डिल उससे बताता है कि हम दोनों ही जाएंगे, क्योंकि वो हर हाल में उस मछली को पकड़ना चाहता है। ड्यूक को उसका फैसला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसमें उनके बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे थे। रात को जब डील अपने घर में था तो उसे अपने बेटे की याद आती है, जो तलाक के बाद उसकी पत्नी के पास था। अगले दिन वो ड्यूक के साथ बोट लेकर मछली पकड़ने के लिए गया, मगर शाम तक इंतजार करने के बाद उसे वहां पर कोई भी मछली ना मिली। ये उसके लिए बहुत निराशा वाली बात थी। वापस आने पर वो ड्यूक से कहता है कि तुम मेरे लिए बैड लक हो। जब से तुम्हारी बीवी की तुमसे तलाक हुई है, तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे हो। तब से तुम्हारी किस्मत ही खराब है। ये सुनकर ड्यूक को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपना सामान उठाता है और वहाँ से चला जाता है। दरअसल डिल ने ये जानबूझकर किया था, क्योंकि वो उस मछली को सिर्फ अकेला ही पकड़ना चाहता था। रात को जब डिल बार में आता है तो बारटेंडर इसे समझाता है कि वो इस मछली को पकड़ने की जिद छोड़ दे, लेकिन डिल उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। तभी वहाँ पर कैरन आ जाती है, जो कि डिल की एक्स वाइफ थी। डिल जानता था कि वो यहाँ किसी मकसद के साथ आई है। अपनी बोट पर ले जाने के बाद वो उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे साथ क्या काम है। उसकी बातों से पता चलता है कि डिल पहले आर्मी में था और उसने किसी कारण वो जॉब छोड़ दी थी। कैरन डील से कहती है कि तुम सही थे और मैं गलत थी। दरअसल डील से तलाक लेने के बाद कैरन ने फ्रैंक से शादी कर ली थी। फ्रैंक एक अमीर इंसान था, मगर वो अच्छा इंसान नहीं था। वो कैरन को मारता पीटता था और उस पर हर वक्त नज़र रखता था। डिल उससे अपने बेटे पैट्रिक के बारे में पूछता है, तो कैरन रोने लगती है और कहती है कि पैट्रिक हमेशा सहमा हुआ सिर्फ अपने कमरे में बंद रहता है। उसे कुछ सुनना ना पड़े, इसीलिए वो पूरा दिन कंप्यूटर पर गेम खेलता रहता है। उसके टीचर का कहना है कि वो मैथ में बहुत होशियार है, लेकिन अब वो बहुत चुप-चुप रहता है। तो डिल कैरन से कहता है कि तुम उससे तलाक ले लो। कैरन डिल से कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझे मार देगा। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई थी। असल में वो चाहती थी कि वो और डिल मिलकर फ्रैंक को मार दें, मगर डिल ऐसा करने से मना कर देता है। वो डिल से कहती है कि वो उसे मछली पकड़ने के लिए बोट पर लाएगी और वो इस काम के लिए डिल को $10 लाख देने के लिए भी तैयार थी। मगर डिल फिर भी ये काम करने से मना कर देता है और कहता है कि वो किसी की जान नहीं ले सकता। जब कैरन वहाँ से चली जाती है तो एक सूट पहना हुआ आदमी डिल से मिलने के लिए आता है, मगर डिल वहाँ से पहले ही चला जाता है। दरअसल वो कई दिनों से
दिल से मिलना चाहता था, मगर दिल उसके आने से पहले ही यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब दिल समुंदर में नहाने के लिए गया तो उसे अपने बेटे की आवाज़ सुनाई दी और उसे एक पल के लिए अपने बेटे का चेहरा भी दिखा। इस बीच हमें फ्रैंक और कैरन के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हम पैट्रिक को देखते हैं जो अपने कमरे में था, यानी इन दोनों बाप बेटे के बीच कनेक्शन है। उधर कैरन का पति फ्रैंक होटल पहुंच चुका था, जहां कैरन रुकी हुई थी। उसे देखकर वो घबरा जाती हैं क्योंकि वो 2 दिन बाद आने वाला था। आते ही वो कैरन को टॉर्चर करने लग जाता है। अगले दिन डिल किसी लोकल शॉप से फिश का सामान लेने के लिए गया। तब वहाँ पर काम करने वाली लड़की उसे बताती है कि लोग बातें करते हैं कि फ्रैंक 1 घंटे तक अपनी बीवी को पट्टे से मारता रहता है और कैरन के मुंह से कोई बात भी नहीं निकलती, मगर डिल इस बारे में कोई बात किए वहाँ से चला जाता है। जब डिल अपनी बोट के पास आता है तो वो देखता है कि फ्रैंक वहाँ कैरन के साथ उसका इंतज़ार कर रहा था। फ्रैंक उससे कहता है कि मेरी पत्नी ने बताया है कि तुम हमें फ़िशिंग पर नहीं लेकर जाओगे। तो डिल उससे कहता है कि मैंने कुछ नियमों का उल्लंघन किया है, इसीलिए मैं किसी को भी बोट पर अकेले नहीं ले जा सकता। तो फ्रैंक उससे कहता है कि इस छोटे से आइलैंड में कानून पैसों के पीछे हार जाता है, लेकिन डिल फिर भी नहीं मानता। तो फ्रैंक उसे कहता है कि हर आदमी की कोई कीमत होती है। मैं कल यहाँ पर आऊँगा, तुम मुझे फ़िशिंग पर ले जाना। इसके बाद डिल वहाँ से चला जाता है तो वो आदमी एक बार फिर डिल को ढूँढता हुआ वहाँ पर आता है, मगर उसके आने से पहले ही डिल एक बार फिर वहाँ से चला जाता है। बाद में डिल मछली बेचने के लिए जाता है तो उसे कार्लोस बताता है कि उसे कोई ढूँढ रहा था, मगर डिल उसकी किसी भी बात पर कोई दिलचस्पी नहीं लेता और वहाँ से चला जाता है। फिर वो डायना को बिल्ली देने जाता है जो उससे गुम हो गई थी। तो डायना उससे कहती है कि मैंने सुना है कि कैरन ने तुमसे मदद मांगी थी। तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। जब डिल वहाँ से चला जाता है तो ड्यूक उससे मिलने के लिए आता है। ड्यूक उससे कहता है कि फ्रैंक तुम्हें एक टूर के $10,000 देने वाला है, तुम्हें उसकी ऑफर मान लेनी चाहिए। तो डिल कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तो ड्यूक कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रहे थे। तो ड्यूक कहता है कि मुझे तुम्हारे रहम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे तुमसे मदद चाहिए। तो डिल ड्यूक की मदद करने के लिए मान जाता है। बाद में कैरन एक बार फिर डिल से मिलने के लिए आती है तो डिल उससे कहता है कि मैं उसे सिर्फ फिशिंग पर ले जाऊंगा, मैं उसे मारूंगा नहीं। तो कैरन उससे कहती है कि वो मुझे और तुम्हारे बेटे को मार देगा। मैं जानती हूँ कि तुम अपने बेटे से बात करते हो, तुम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। तो डिल कैरन की किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब ड्यूक और वो समंदर में होते हैं तो डिल अपने दिल की बात कर देता है। वो ड्यूक से कहता है कि मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। फिशिंग के दौरान डिल फ्रैंक से पूछता है कि तुम्हारा कोई बेटा है? तो फ्रैंक उसे बताता है कि हाँ, मेरा एक सौतेला बेटा है। मैंने उसके साथ दोस्ती करने की बहुत कोशिश की। वो सारा दिन कंप्यूटर में एक बेकार गेम पर लगा रहता है। उसके मैथ टीचर कहते हैं कि वो बहुत जीनियस है। वो उस गेम में देखता है कि एक बेकार आदमी सारा दिन फिशिंग करता रहता है। तो डिल कहता है कि वो तुमसे इतनी नफ़रत क्यों करता है? तो फ्रैंक उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, मगर मैं उसे भी एक दिन मार दूँगा। ये सुनकर डिल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इससे पहले कि वो कुछ करता कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी शार्क आ जाती है और वो उसे पकड़ने में लग गए। घर वापस आने पर डिल उससे कहता है कि कल हम दोबारा जाएँगे। इस तरह कैरन को एक बार फिर डिल से बात करने का मौका मिल जाता है और वो डिल से कहती है कि वो फ्रैंक को मार दे। और पैट्रिक भी यही चाहता है। ये सुनकर डिल सोच में पड़ जाता है, मगर ड्यूक ने भी इन दोनों की सारी बातें सुन ली थीं। जब कैरन वहाँ से चली जाती है तो ड्यूक डिल से पूछता है कि तुम इन लोगों को जानते हो? तो डिल बताता है कि ये मेरी एक्स वाइफ है। मैं एक जंग पर गया था और मेरे वापस आने से पहले ही वो फ्रैंक के पास जा चुकी थी। तो ड्यूक डिल से कहता है कि हालात जैसे भी हों, तुम्हें किसी को मारना नहीं चाहिए। तो रात को डिल कैरन से मिला और वो फैसला कर लेता है कि वो फ्रैंक को मार देगा, मगर उसे पैसे चाहिए। वो प्यार व्यार नहीं करता। जब डिल वापस घर आता है तो वो आदमी एक बार फिर डिल से मिलने के लिए आता है। इस आदमी को हमने फ़िल्म में कई बार देखा था। वो आदमी एक डिवाइस लेकर आया था जिसकी मदद से डिल उस मछली को पकड़ सकता था जिसे वो पकड़ने की कई दिनों से कोशिश कर रहा था, और वो आदमी ये डिवाइस डिल को फ्री में दे रहा था। अगर उस आदमी के मुँह से अचानक निकल जाता है कि यही खेल का नियम है और मैं ही नियम हूँ, तो डिल सोच में पड़ जाता है कि ये आदमी क्या कह रहा है।
ये सुनकर डिल को उस आदमी पर शक हो जाता है और वो उसे धमकाता है कि सच बताओ कि तुम कौन हो। तो वो आदमी जिसका नाम रीड है डिल को बताता है कि ये सब कुछ असल नहीं है, बस ये एक खेल है और खेल का नियम है कि यहाँ कोई मरेगा नहीं, बस तुम एक करेक्टर हो और तुम्हें उस ट्यूना मछली को पकड़ना है। दिल को उस आदमी की बातों पर विश्वास तो नहीं होता, मगर इस जगह को लेकर वो हमेशा शक में रहता था। उसे ये मालूम ही नहीं था कि वो यहाँ पर कैसे आया, मगर लोग जान जाते हैं कि शायद ये खेल उसके बेटे ने ही बनाया है। मगर क्यों और किस लिए? रीड का कहना था कि पिछले कुछ दिनों में गेम में गड़बड़ है, शायद इसलिए क्योंकि जिसने वो गेम बनाया है अब वो चाहता है कि तुम उस आदमी यानी कि फ्रैंक को मार दो। मगर मेरे नियमों के मुताबिक यहाँ पर किसी भी इंसान को मारना मना है और मैं तुम्हें ये नियम बताने आया हूँ। मैं खुद भी नहीं जानता कि जिसने ये गेम बनाया है अब वो नियमों को तब्दील क्यों कर रहा है। मगर डिल को उस आदमी की सारी बातें बकवास लगती हैं। मगर अगली सुबह डिल महसूस करता है कि वो अलार्म के वक्त उठ नहीं पाया और उसे ये शक हो जाता है कि शायद वो सचमुच किसी गेम में है। उसे हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई देती है कि जाओ और उस मछली को पकड़ो। मगर डिल फिर ये सोचने लगता है कि आखिर वो इस जगह पर आया कैसे। इसके बाद डिल अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से काफ़ी दूर चला जाता है। जब वो काफ़ी दूर चला जाता है तो उसे अब ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये सच नहीं है। तभी वहाँ पर उसे मिलने डायना का बेटा सैमसन आता है और वो डिल से कहता है कि आपको शायद किसी की ज़रूरत थी, क्या मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ? तो डिल उसे कहता है कि जब मैंने गेम में तुम्हें माँगा था तो उस वक़्त तुम नहीं आए और अब मुझे गेम सब कुछ दे रही है। इसके बाद डिल वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। सबसे तंग आकर वो बार में ड्रिंक करने के लिए गया, लेकिन वहाँ पर भी बारटेंडर उससे पूछता है कि क्या तुम आज फ़िशिंग करने के लिए नहीं गए? तुम्हें काम पर जाना चाहिए, मगर टूरिस्ट को अपने साथ लेकर मत जाना क्योंकि वो हमेशा तुम्हें तंग करते हैं। यानी गेम के नियम उसे किसी को ना मारने का कह रहे थे, मगर पैट्रिक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अगली सुबह हम देखते हैं कि जब कैरन की आँख खुलती है तो वो देखती है कि फ्रैंक बाथरूम में घायल पड़ा होता है। पिछली रात 6 लोगों ने उसे मारा था। दरअसल ये काम ड्यूक का ही था और उसने ही उन लोगों को फ्रैंक को मारने के लिए पैसे दिए थे ताकि वो अगले दिन बोट पर ना आ सके। ड्यूक डिल से कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए जो अच्छा लगा मैंने वो किया, मगर इस बात पर डिल को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। मगर कैरन फ्रैंक को ज़ख्मी होने के बावजूद भी बोट पर जाने के लिए मना लेती हैं। अगले दिन डिल समुद्र के किनारे नाराज बैठा होता है कि वहाँ पर रीड आ जाता है। डिल कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, क्या मैं पागल हो चुका हूँ? तो रीड कहता है कि इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता, मगर मैं ये जानता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो रीड कहता है कि इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता, मगर मैं ये जानता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। शायद हम सब किसी का सपना है और उसने ही हमें बनाया है और तुम उस आदमी को जानते हो जिसने हमें बनाया है। तो डिल उससे कहता है कि हाँ, वो एक छोटा बच्चा है और वो एक कमरे में बैठकर हमें देख रहा है। उसका सुतीला बाप उसकी माँ को हर वक्त मारता रहता है, शायद इसीलिए उसने ये गेम बनाया है। इसलिए ताकि वो एक दिन अपने असली पिता को वापस ला सके और अपने सुतीले बाप को उसके गुनाहों की सजा दे सके। वो चाहता है कि उसे इंसाफ मिले, इसीलिए मैं आज फ्रैंक को मारूंगा चाहे जो भी हो जाए। तो रीड उससे कहता है कि अगर तुम यही चाहते हो तो मैं इस गेम के नियम तोड़ दूंगा। तुम जैसा चाहते हो तुम्हें वैसा ही करना चाहिए। कैरन फ्रैंक को बोट पर ले आती है। दरअसल पैट्रिक ने ये गेम बनाया था जिसके ज़रिए वो अपने पिता से बात कर सके, मगर जैसे-जैसे उसके सुतीले बाप की नफ़रत उससे बढ़ती गई, तो उसने सोचा कि वो अपने सुतीले बाप को मार दे। पैट्रिक बस यही चाहता था कि उसे कोई संतोष मिले कि फ्रैंक को मारना गलत नहीं है। इसीलिए उसने दिल को सोचने की इजाज़त दी कि वो अपने दिल से सोचे और जो उसका फैसला होगा पैट्रिक भी वही करेगा। यही वजह थी कि उसे ये बार-बार याद आ रहा था कि उसे मछली को पकड़ना है, मगर दिल की सोच बदल रही थी। खैर फ्रैंक बोट पर पहुंचता है जहां पर डिल और कैरन पहले से मौजूद थे और डिल फ्रैंक को फिशिंग पर ले जाता है। फ्रैंक की हालत पहले से ही बहुत खराब थी और कैरन ने उसे मजीद नशे में रखा हुआ था। लेकिन बोर्ड में सैमसन भी था जो उनके प्लान को बिगाड़ सकता था। लेकिन अंत में डिल ने रोर फ्रैंक को थमा दी और शार्क फ्रैंक को समुंदर में खींच लेती है। इसी तरह फ्रैंक का अंत हो जाता है और पैट्रिक जो कि डिल का असल बेटा था वो असल हकीकत में फ्रैंक को मार देता है और हम समझ पाते हैं कि डिल की असली लड़ाई तो मौत के साथ ही खत्म हो चुकी। गेम में तो बस पैट्रिक के ही ख्याल हैं और पैट्रिक को मानसिक अस्पताल में रखा जाता है। गेम में हम देखते हैं कि कैरन डिल को अलविदा कहती है, लेकिन डिल में उसने पैट्रिक को अपनाने की शर्त रखी थी। डिल जानता था कि वो बस एक गेम है
तभी कैरन रोते हुए कहती है कि तुम मुझे कभी ना कभी तो मिलोगे। तभी कैरन वहाँ से गायब हो जाती है और डिल के पास फ़ोन पर एक कॉल आता है और कॉल पर उसका बेटा पैट्रिक होता है। कॉल की दूसरी तरफ पैट्रिक था और पैट्रिक डिल की आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। पैट्रिक अपने बाप से कहता है कि मैंने कुछ गलत किया है, तो डिल उसे समझाता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि तुमने सब कुछ अच्छा किया है। पैट्रिक डिल से कहता है कि मैं गेम में कुछ बदलाव करूंगा ताकि आप मुझसे मिल सके, तो डिल इस पर बहुत खुश हो जाता है। जब इन दोनों की कॉल कटती है तो डिल देखता है कि गेम में अजीब सी तब्दीलियां होना शुरू हो जाती हैं और पैट्रिक भी गेम में नजर आने लगता है। वो डिल की तरफ देखकर बोट की तरफ भागता है और डिल भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, गेम में ही सही मगर पैट्रिक अपने पिता के साथ था। और यही पर फिल्म का अंत होता है।